सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्ता की साझेदारी इसका अर्थ क्या होता है। अध्ययन करेंगे, बात करेंगे बेल्जियम की और उसके बाद बात करेंगे श्रीलंका की। क्या है बेल्जियम के अंतर्गत और क्या दिखता है श्रीलंका में। क्या हमारे प्यारे भारत देश के अंदर हमें सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है, ये भी देखेंगे। और देश के अंदर अगर हमें सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है तो उसके क्या क्या रूप हैं और देश के अंदर हम लोग सामाजिक समूह बात का आप देखते हैं कि दोस्तों इसी बात का विरोध डच लोग किया करते थे। बेल्जियम समझदारी की बात करते हैं। अब यहां पर इस बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है। आप सभी को पता है कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम में है। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 10th के जो हमारे प्यारे बच्चे उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा एक टॉपिक है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों जो हमारी पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीतिक विज्ञान वाली जो हमारी पुस्तक है उसके अंतर्गत हमें वो चैप्टर दिखता है। चैप्टर का नाम दोस्तों जैसे आप लोग मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। बहुत महत्वपूर्ण आपका अध्याय है। आपके पेपर में इस अध्याय से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो हम लोग इस समरी सीरीज के तहत दोस्तों आप सभी के सामने सत्ता की साझेदारी, ये जो हमारा पूरा का पूरा अध्याय है, इसको बहुत ही सरलतम तरीके से आप सभी के सामने करेंगे डिस्कस। इस चैप्टर की हर एक कहानी को बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग करेंगे डिस्कस और हर एक चीज को समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अपन लोग अपनी आज की इस क्लास में किन किन चीजों को समझेंगे या फिर हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्ता की साझेदारी इसका अर्थ क्या होता है, ये है क्या चीज भाई, इसको समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे दो देशों के बारे में कि सत्ता की साझेदारी है क्या, ये जानेंगे। और इस सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए हम लोग दो देशों का अध्ययन करेंगे, बात करेंगे बेल्जियम की और उसके बाद बात करेंगे श्रीलंका की। क्या है बेल्जियम के अंतर्गत और क्या दिखता है श्रीलंका में, इनकी पूरी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और फिर बेल्जियम जो था ना दोस्तों, वो मुख्य तौर पर अपने देश में एक समझदारी भरा फैसला लेता है। क्या है वो समझदारी भरा फैसला, उसको भी हमें देखने का मौका मिलेगा। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमें किसी भी देश के अंदर सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती क्यों है या फिर आवश्यकता होती क्यों है। क्या हमारे प्यारे भारत देश के अंदर हमें सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है, ये भी देखेंगे। और देश के अंदर अगर हमें सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है तो उसके क्या क्या रूप हैं। और देश के अंदर हम लोग सामाजिक समूह, हमारे देश में आपको सामाजिक समूह दिखते हैं। इन सामाजिक समूहों के अंतर्गत देश को चलाने की जो पावर है, क्या वो बांटी गई है या फिर देश के अंदर सिर्फ सरकार ही देश को चलाने की पावर को रखती है। इस बिंदु को भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों अपनी आज के इस क्लास में करेंगे डिस्कस। और फिर हम लोग एक आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु होगा जिसे कहा जा रहा है एनसीईआरटी और महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि इस बिंदु से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में बहुत सरलतम तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कक्षा को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप लोगों को क्लास के अंतर्गत पूरे तौर पर फोकस्ड रहना है ना, और पूरा का पूरा फोकस आप लोगों को कक्षा के अंतर्गत रखना है। ठीक, लेट्स बिगिन द क्लास दोस्तों। सबसे पहले क्लास को करते हैं शुरू और यही समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों आखिर ये सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। दोस्तों यहां पर एक शब्द मैंने आप सभी के सामने लिखा है जिसे कहा जा रहा है सत्ता, और आप लोगों ने शायद इस शब्द को पहले नहीं सुना हो, बहुत से बच्चों के लिए ये शब्द पहली बार सुना जा रहा हो। अगर ये जो सत्ता शब्द है अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पावर, या फिर हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, या फिर हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं सरल शब्दों में शक्ति, है ना। तो सत्ता का मतलब क्या होता है दोस्तों, सत्ता का मतलब होता है पावर या फिर शक्ति। और किस तरीके, और सत्ता को कौन सी शक्ति दोस्तों, यहां पर शक्ति का तात्पर्य होता है देश को चलाने की शक्ति, है ना, देश को चलाने की शक्ति। मुख्य तौर पर अगर कहा जा रहा है सत्ता, तो सत्ता का मतलब क्या है, सत्ता का मतलब है पावर। कौन सी पावर, जिसके जरिए देश को चलाया जाता है। और यहां पर एक शब्द लिखा है दोस्तों साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या होता है, साझेदारी का मतलब होता है कि कोई भी देश जो अपने आप को एक समृद्धशाली देश कहता है, जो ये कहता है कि भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति को हम अपने साथ रखते हैं। जैसे भारत के अंदर हमें भिन्न भिन्न समुदायों के लोग दिखते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग दिखते हैं, अलग अलग समुदाय से आने वाले लोग दिखते हैं।
अगर हमें देश का विकास करना है, क्या करना है दोस्तों, कि अगर हमें देश का विकास करना है तो देश को चलाने की जो शक्ति है उसको क्या करना होगा, उसको सबके साथ साझा करना होगा, या फिर हमें उसकी पूरे तौर पर आप देखते हैं कि साझेदारी करनी होगी। तो सत्ता की साझेदारी एक प्रणाली या फिर आप देखते हैं कि एक तरीका है जिसके अंतर्गत किसी भी देश या फिर किसी भी समाज में मौजूद जो भिन्न भिन्न लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आए, जाति से आए, भाषा से आए, किसी भी संस्कृति से हो, उनको देश को चलाने में शामिल किया जाता है। और हम सभी को पता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, हम कहते हैं ना कि हमारा प्यारा भारत देश क्या है दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतंत्र वाला देश है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में से कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी देश, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी संस्कृति को फॉलो करता हो, क्या वो देश के अंदर देश को चलाने में शामिल हो सकता है? क्या वो देश में नेता बन सकता है? हाँ, बन सकता है ना। हम देखते हैं कि जब भी बात की जाती है सत्ता की साझेदारी की, तो ये सत्ता की साझेदारी हमें सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में ही देखने को मिलती है। जहां पर राजतंत्र होगा, जहां पर तानाशाही होगी, वहां पर हमें देखने को नहीं मिलता। और आप देखते हैं कि जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं, जहां पर भी लोकतंत्र होता है, वहां पर जनता क्या करती है दोस्तों, वो वहां पर जनता मुख्य तौर पर सत्ता में साझेदारी करती है, सत्ता में शामिल होती है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ कि देश के अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय से आए, वो देश को चलाने में शामिल होगा, उसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाएगा। और यह सत्ता की साझेदारी सिर्फ और सिर्फ हमें लोकतांत्रिक देशों में ही देखने को मिलती है। तो यहां तक तो दोस्तों हमने सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है उसको बहुत बारीकी के साथ आप सभी के साथ डिस्कस किया है। अब यहां पर सत्ता की साझेदारी से संबंधित जो हमारे ये बिंदु हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दो देशों के एग्जाम्पल्स के साथ, है ना। हमारे सामने दोस्तों एक देश के बारे में बताया जा रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं बेल्जियम। और बेल्जियम की क्या कहानी है इसको अपन लोग आप सभी के सामने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये हमारा विश्व का मानचित्र है, ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, है ना, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो छोटा सा देश है बेल्जियम में, ये है दोस्तों, यूरोप के अंदर दिखता है, छोटा सा देश है। इसी देश का नाम क्या है दोस्तों, बेल्जियम, ठीक है। तो एक छोटा सा देश है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत हमें दिखता है। आबादी भी बहुत कम है, लगभग 1 करोड़ के आसपास आप देखते हैं कि ये आबादी वाला देश है ना। और आप देखते हैं कि दोस्तों इस छोटी सी आबादी वाले देश में, छोटे से आकार वाले देश में, यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर भाषाएं अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। तो हम सत्ता की साझेदारी को दो देशों के साथ समझेंगे। पहला देश है बेल्जियम, ये यूरोप में पड़ता है, इसकी आबादी 1 करोड़ के आसपास है। इस देश के अंदर जो भाषाएं हैं या फिर जो हम देखते हैं कि यहां पर जो जातीय बनावट है ना, वो बहुत जटिल है। जातीय बनावट का मतलब कि ये भाषाओं के तौर पर अलग अलग तरीकों में बटा हुआ है। अगर आप लोग देखते हैं कि ये जो देश है ना, ये इतना छोटा है कि जितना हमारा हरियाणा राज्य है ना, उसके आकार का ये देश हमें देखने को मिलता है। बेल्जियम देश के आसपास अगर आप देखते हैं कि ये बेल्जियम देश है, तो बेल्जियम के आसपास आप कुछ और देशों को भी देखते हैं। आप किसको देखते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि यहां पर हमें इंग्लैंड देखने को मिलता है, हमें जर्मनी देखने को मिलता है, उसी के साथ आप देखते हैं कि फ्रांस देखने को दिखता है और लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम हुआ और उसके चारों तरफ आप देखते हैं कि ये 4 अलग अलग देशों से घिरा हुआ एक देश है, छोटा सा देश है। अच्छा, इस देश के अंदर अगर बात की जाए, जैसे हमने बताया कि ये देश अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है, तो इस देश के अंदर मुख्य तौर पर 3 भाषाओं को हम देखते हैं कि दोस्तों बोला जाता है। एक भाषा है जिसका नाम है डच भाषा, बड़ा ही अजीब सा नाम है। दूसरी भाषा है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंच भाषा, और तीसरी भाषा है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं जर्मन भाषा। तो बेल्जियम देश के अंदर हमें 3 भाषा बोलने वाले समूह दिखते हैं, ठीक है जी, जी हाँ। और इस देश के अंदर अगर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों मुख्य तौर पर देश के अंदर सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है डच भाषा। तो देश की लगभग 59% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम देश में, लगभग 59% लोग डच भाषा को बोलते हैं। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं दोस्तों की जो फ्रेंच भाषा है, वो लगभग 40% लोगों के द्वारा बोली जाती है। और जर्मन भाषा जो है दोस्तों, वो आप देखते हैं कि देश के अंदर 1% लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। तो बेल्जियम देश छोटा सा देश है, यूरोप का देश है, अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, और ये देश भाषाई तौर पर बड़ा ही विचित्र है। इस देश में 3 भाषाएं बोलती हुई हमें दिख रही हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। 59% डच भाषा, 40% फ्रेंच भाषा और 1% आपको दिखता है कि जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हमें दिख रहे हैं।
अब होता क्या है दोस्तों, हम ये देखते हैं कि मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो हमें बेल्जियम के अंदर दिख रहे हैं, आपको दिखता है कि यहां तक तो ये पूरे देश की कहानी हुई है ना। लेकिन अगर आप लोग बेल्जियम की राजधानी की बात करते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, अगर हम लोग बेल्जियम देश के अंदर जो बेल्जियम देश की राजधानी है, और बेल्जियम देश की राजधानी कौन सी है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो पर्पल सा क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये है बेल्जियम देश की राजधानी। अच्छा, राजधानी के अंदर कहानी आप देखते हैं कि थोड़ी सी अजीब हो जाती है। राजधानी बेल्जियम की जो है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है ब्रुसेल्स, है ना। बेल्जियम की जो राजधानी है उसका नाम है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में हम लोग देखते हैं कि कहानी बदल जाती है। ब्रुसेल्स के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं वो हैं फ्रेंच। वो 80% लोग देश की राजधानी में जो रहते हैं वो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं, और लगभग आपको दिखता है कि जो 20% लोग हैं जो राजधानी में रहते हैं वो डच भाषा बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात है। अगर हम बात करते हैं पूरे बेल्जियम देश की, तो पूरे बेल्जियम देश में डच भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है 59%, फ्रेंच भाषा बोली जाती है 40% और जर्मन भाषा 1%। लेकिन अगर बात की जाती है राजधानी की, तो राजधानी में कहानी पलट जाती है। यहां पर फ्रेंच भाषा 80% बोल रहे हैं और डच भाषा आप लोग देख रहे हैं कि 20% है। अब कहानी में यह कहना है कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं इनकी संख्या आप देखते हैं कि कम है ना। आप देखते हैं कि फ्रेंच भाषा जो बोलने वाले लोग हैं, हाँ राजधानी में ये ज्यादा है, लेकिन पूरे देश के अंदर तो ये मात्र 40% हैं। तो देखा जाता है कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं और जो बेल्जियम में रहते हैं इनकी संख्या कम है, और जिनकी संख्या कम होती है उनको हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, है ना। यहां पर दो शब्द आपके सामने रखे गए हैं दोस्तों, एक को कहा जा रहा है बहुसंख्यक और दूसरे को कहा जा रहा है अल्पसंख्यक। तो देश में जिनकी संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो बेल्जियम देश के अंदर हम देखते हैं कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे वो अल्पसंख्यक थे, मात्र 40% थे पूरे देश में, है ना। लेकिन आप देखते हैं कि ये अल्पसंख्यक लोग देश में कम होने के साथ साथ आप देखते हैं कि ये ज्यादा समृद्धशाली और ताकतवर थे, यानी कि ये लोग अमीर हुआ करते थे। और इसी बात का आप देखते हैं कि दोस्तों इसी बात का विरोध डच लोग किया करते थे। बेल्जियम के अंदर डच लोग कहते थे कि भाई हम तो हैं 59%, लेकिन देश में अधिकतर जो आप देखते हैं कि जो समृद्धशाली हैं, देश में आप देखते हैं कि जो अधिकतर समृद्धशाली हैं या फिर जो धनी लोग हैं वो फ्रेंच लोग हैं, है ना। फ्रेंच लोग हैं संख्या में कम, हैं ये अल्पसंख्यक 40% ही हैं, लेकिन आपको दिखता है कि ये लोग पावरफुल थे और डच लोग उतने ज्यादा समृद्धशाली या फिर उतने ज्यादा अमीर नहीं थे। और इसी वजह से आप देखते हैं कि डच लोग और फ्रेंच लोगों के बीच में मतभेद या फिर आप देखते हैं कि झगड़ा बढ़ना शुरू हो गया था। कहां पर? बेल्जियम देश के अंतर्गत। तो हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो डच भाषी लोग थे ना वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो नाराज रहा करते थे। और आप देखते हैं कि साल 1950 से साल 1960 के बीच में इन दोनों भाषा समूहों के बीच में तनाव या फिर आप देखते हैं कि टेंशन बढ़ने लग गई थी, और इसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो देश था ना उसके विकास में कहीं ना कहीं अवरुद्ध आते हुए दिख रहा है। तो जो पूरा का पूरा आपका बेल्जियम देश है, आपको दिखता है कि जहां पर चाहे डच भाषा बोलने वाले लोग हों या फिर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हों, इन दोनों के बीच में ही आप देखते हैं कि मतभेद बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंच कम होते हुए भी ज्यादा पावरफुल थे और डच भाषा के लोगों को यह बात पसंद नहीं थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब जो बेल्जियम देश था ना उसके जो नेता लोग थे उनको समझ में आया कि भाई हमारे देश के अंदर ये जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हमें दिखते हैं, चाहे हमें दिखते हैं कौन से डच भाषा बोलने वाले लोग, चाहे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग या फिर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, अगर ये देखा जाता है कि भाई इस पूरे के पूरे देश के अंदर हम देखते हैं तो जो वहां के नेता लोग थे उन्होंने मुख्य तौर पर क्या किया, उन्होंने तीनों की तीनों जो भाषा थी, डच भाषा हुई, जर्मन भाषा हुई और फ्रेंच भाषा हुई, जो तीनों ही देश में बोली जाती थी, इन सभी का सम्मान किया। और मुख्य तौर पर देश में साल 1970 से साल 1993 तक, साल 1970 से साल 1993 तक देश के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। जब डच लोगों ने कहा कि संविधान में यह बदलाव होना चाहिए तो बदल दिया, जब फ्रेंच लोगों ने कहा कि संविधान में बदलाव होना चाहिए, हमारे हिसाब से कोई चीज करो तो कर दी गई। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जो बेल्जियम था और उसके जो नेता लोग थे उन्होंने अपने देश के अंदर जो स्थिति खराब हो रही थी इस स्थिति को संभालने के लिए
जो देश के भाषा के बोलने वाले लोग थे उनकी जो मांग रही थी उसके हिसाब से अपने संविधान में उन लोगों ने बदलाव किया ताकि वो सबको क्या कर सकें, मिलजुला कर ले जा सकें। वो ये कह सकें कि भाई चाहे आपको दिखता है कि मुख्य तौर पर कि चाहे आप फ्रेंच भाषा को बोलें, चाहे आप डच भाषा को बोलें या फिर आप जर्मन भाषी हों, आप सभी इस देश के रहने वाले हैं, तो सभी को साथ ले जाने की बात आप देखते हैं कि बेल्जियम के नेताओं के द्वारा की गई। क्या किया गया? बेल्जियम के नेताओं ने ये थोड़ी सी समझदारी की बात यहां पर हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अब ये जो बेल्जियम देश है ना दोस्तों, इसकी कहानी को हम थोड़ा विराम लगाते हैं और आप सभी दोस्तों को लेके चलते हैं एक पड़ोसी देश के साथ जिसका नाम है श्रीलंका। भारत का मानचित्र जब आता है तो आप देखते हैं कि ये देश भी आपको भारत के मानचित्र में आता हुआ दिखता है ना। जब भी हम इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें आता हुआ दिख जाता है। जैसे अब आपको दिखता है कि दोस्तों कहीं पर अगर चाय पीने जाते हैं तो उसके साथ साथ आपको बिस्किट मिल जाते हैं, है ना, पीने के लिए चाय के साथ, है ना। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि दोस्तों भारत के मानचित्र को अगर आप लोग देखते हैं तो दक्षिण में एक छोटा सा द्वीपीय देश है ना, भारत के दक्षिण में मिलता है, छोटा सा द्वीपीय देश है, नाम है श्रीलंका। आबादी इसकी मात्र 2 करोड़ है और आप देखते हैं कि दोस्तों ये जो देश है यहां पर भी जातीय बनावट बड़ी अजीब है। ये जो देश रहा था यहां पर भी हम देखते हैं कि दोस्तों 2 भाषा समूह हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली जो भाषा समूह यहां पर हमें देखने को मिलती है उसे हम लोग कहते हैं, यहां पर 2 भाषाएं बड़े लेवल पर बोली जाती हैं। एक कहलाती है सिंगली भाषा और दूसरी कहलाती है तमिल भाषा। तो जो सिंगली भाषा है, ये सिंगली भाषा कितने हैं देश के अंदर? सिंगली भाषा को बोलने वाले देश में लगभग 74% है और तमिल भाषा को बोलने वाले कितने हैं देश में? लगभग 18% हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो सिंगली भाषा को बोलने वाले लोग थे ना, ये श्रीलंका के मूल निवासी हैं, यानी कि श्रीलंका में हमेशा से रहे हैं, ये बाहर से नहीं आए। वहीं अगर बात की जाती है तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की, तो तमिल भाषा भारत के तमिलनाडु से जो लोग थे वो इस इलाके में आकर बस जाते हैं और फिर यहीं के हो जाते हैं। तो जो सिंगली भाषा के लोग हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि वो 74% थे और ये अपने आप को इस इलाके का मूल निवासी बताते थे कि भाई हम यहीं के रहने वाले हैं। और आपको दिखता है कि ये क्या थे दोस्तों, ये इनकी संख्या ज्यादा थी। तो जिनकी संख्या ज्यादा होती है उसको हम लोग बहुसंख्यक कहते हैं। तो कौन लोग बहुसंख्यक थे? श्रीलंका में सिंगली लोग हमें बहुसंख्यक दिखते थे। और आप देखते हैं कि जो सिंगली लोग बहुसंख्यक थे ना, ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं कि ये श्रीलंका के अंदर एक प्रकार से एक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिससे श्रीलंका बहुत ही कमजोर देश बन जाता है। तो होता क्या है यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा प्यारा भारत देश आप देखते हैं कि दोस्तों गुलाम था अंग्रेजों का, कुछ ऐसा ही आप देखते हैं कि श्रीलंका भी गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का। भारत को आजादी मिल जाती है साल 1947 में और श्रीलंका को आजादी मिलती है उसके 1 साल बाद साल 1948 में। श्रीलंका का पुराना नाम आप देखते हैं कि दोस्तों क्या था? आप देखते हैं कि सिनोल था, है ना। हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो श्रीलंका था उसको साल 1948 में आज़ादी मिल जाती है और आज़ादी के बाद अब आप देखते हैं कि देश में 2 भाषा समूह हमें देखने को मिलते हैं। एक तो तरफ दिखता है दोस्तों सिंगली भाषा और दूसरी तरफ हमें दिखते हैं तमिल भाषा। तमिल भाषा बोलने वाले लोग आपको दिखते हैं कि मुख्य तौर पर 18% है। कौन है दोस्तों? 18% लोग तमिल भाषा को बोल रहे थे और सिंगली भाषा को 74% लोग बोल रहे थे। तो जब देश को आज़ादी मिलती है तो जो लोग देश में ज़्यादा थे या फिर जिनको हम लोग बहुसंख्यक भी कहते हैं, है ना, जो श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यक लोग थे, ये जो सिंगली लोग थे, ये क्या करते हैं दोस्तों? ये देश के अंदर शासन पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं सिंगली लोग। और ये लोग क्या करते हैं दोस्तों? आज़ादी के काफ़ी समय बाद यानी कि 1956 में देश को लेकर एक कानून बनाते हैं जिसमें सिंगली लोग ये कहते हैं कि देश को चलाने की जो भाषा होगी, देश की राजभाषा हम लोग सिंगली भाषा को रखेंगे। कितनी गलत बात ये लोग करते हैं, है ना। तो सिंगली लोग आजादी प्राप्त होने के बाद इनकी संख्या ज्यादा थी, ये बहुसंख्यक थे, तमिल लोग अल्पसंख्यक थे। सिंगली लोग आजादी मिलने के बाद श्रीलंका में देश में एक कानून बनाते हैं 1956 में और इस कानून के तहत सिंगली भाषा को देश की भाषा बना दिया जाता है। इसी के साथ साथ ये एक और चीज करते हैं, ये कहते हैं कि भाई जब भी देश के अंदर नौकरियां निकलेंगी ना सरकारी, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगली लोगों को ही दी जाएंगी। और वो क्या करते हैं, जो सिंगली भाषा थे, ये जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग थे ना, ये कौन से धर्म को मानते थे? ये बौद्ध धर्म को माना करते थे। और वहीं अगर बात की जाती है तमिल भाषा को बोलने वाले की, तो ये लोग हिंदू थे और आप देखते हैं कि इनमें से कुछ मुस्लिम धर्म के हुआ करते थे। आपको दिखता है कि सिंगली भाषा के लोग अपनी भाषा को देश की भाषा बना देते हैं, अपने लोगों को देश में नौकरी सरकारी देने की बात करते हैं, और जो बौद्ध धर्म था इसे देश का धर्म बना देते हैं और यह कहा जाता है कि भाई देश में इसी तरीके से शासन किया जाएगा। जब देश में यह कानून बन जाता है तो जो तमिल लोग थे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके साथ तो गलत हो रहा था।
आप देखते हैं कि जो तमिल लोग थे वो सरकार के इस फैसले से बहुत नाखुश होते हैं और वो मुख्य तौर पर क्या करते हैं, वो जो तमिल लोग थे जो श्रीलंका में रहा करते थे, जो तमिल भाषा को बोला करते थे, वो क्या करते हैं, वो अपनी राजनीतिक पार्टी या फिर पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की बात करते हैं। तो बहुत से जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, देश में लगभग 18% थे, तो ये राजनीतिक दल बनाते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमें मुख्य तौर पर क्या करना होगा। तमिल लोग कहते हैं कि तमिल जो भाषा है ना, उसको राजभाषा बनाओ, है ना। देखिए यहां पर कहानी अलग हो रही है। बेल्जियम के अंदर समझदारी थोड़ी बहुत दिखाई गई, लेकिन श्रीलंका के अंदर सिंगली लोग कह रहे हैं कि हम अपनी भाषा को देश की भाषा बनाएंगे, वहीं तमिल लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, हमारी जो भाषा है तमिल भाषा, इसको देश की भाषा यानी कि राजभाषा बनाया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो सिंगली लोग थे, इन्होंने तमिल लोगों का कोई भी ध्यान नहीं रखा और तमिल लोगों को बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि परेशान किया गया। और जब आप किसी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जब आप किसी को बहुत ज्यादा दबाते हैं, तो आपको दिखता है कि वो बाउंस बैक करता है या फिर जवाब देता है। और आप देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग थे ना, वो भी क्या करते हैं दोस्तों, जवाब देते हैं। श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग थे ना, वो ये भी मांग कर रहे थे कि देश में जब शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, तो उसमें सबको समान माना जाए, लेकिन हमारी भाषा को देश की भाषा बनाया जाए, जिसको आप देखते हैं कि सिंगली लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पसंद किया। और इसी के तहत आप देखते हैं कि देश में तमिल लोग और सिंगली लोगों के बीच में तनाव जो झगड़ा था, आप देखते हैं कि बढ़ता चला गया। और इसी को ध्यान में रखकर आप देखते हैं कि श्रीलंका में आप देखते हैं कि जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे ना, वो श्रीलंका में ही एक अलग देश बनाने की बात करते हैं कि भाई हमें श्रीलंका से ही एक अलग इलाका चाहिए जो तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का होगा। और इसी बात को ध्यान में रखकर श्रीलंका में एक ग्रुप बनाया जाता है जो एक आप देखते हैं कि उग्र संगठन था, यानी कि ये हथियार उठा लेते हैं श्रीलंका के अंदर जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे और अपना एक संगठन बनाते हैं जिसे कहा जाता है तमिल इलम, है ना। क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे लिट्टे शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम इन्हें कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इन्हें लिट्टे कहा जाता है। और ये ग्रुप तमिल जो थे श्रीलंका के अंदर रहने वाले, ये हथियार उठा लेते हैं और अब दोनों समुदाय सिंगली लोग और तमिल लोग देश में क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं और देश में गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों, गृह युद्ध का मतलब होता है कि जब किसी एक देश में रहने वाली जनता एक दूसरे को ही मारने काटने लग जाती है, कोई बाहर से अटैक नहीं कर रहा। श्रीलंका के अंदर आप देख रहे हैं कि सिंगली लोग भी वहीं के हैं, तमिल लोग भी वहीं पर रह रहे हैं और एक दूसरे की ही ये जानों के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे पर आप देखते हैं कि अटैक करते हैं और ये गृह युद्ध श्रीलंका में चालू हो जाता है। और साल 2009 में आप देखते हैं कि जब लिट्टे को समाप्त किया जाता है इस ग्रुप को, तब इस देश में गृह युद्ध समाप्त होता है, तो जिससे श्रीलंका का विकास बड़े तौर पर आप देखते हैं कि अवरुद्ध हो जाता है। श्रीलंका उतने बड़े लेवल पर आगे नहीं बढ़ पाता है। वापस चलेंगे बेल्जियम की तरफ। क्या बेल्जियम के अंदर गृह युद्ध हुआ था? क्या बेल्जियम के अंदर जो वहां की डच भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, उन्होंने एक दूसरे को मारने के लिए हथियारों को उठाया था? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि श्रीलंका में बड़े तौर पर आप देखते हैं कि गलत हुआ। वहीं अगर बात की जाती है बेल्जियम की, तो दोस्तों यहां पर समझदारी को दिखाया गया था। हम देखते हैं कि बेल्जियम के नेताओं ने यह समझा कि भाई हमारे देश के अंदर डच भाषा भी बोलने वाले लोग हैं, जर्मन भाषा भी बोलने वाले लोग हैं और फ्रेंच भाषा भी बोलने वाले लोग हैं, और इन तीनों जो भाषाओं को बोलने वाले लोग थे ना, इनको स्वीकार किया गया। और देश की सरकार में, कि जब देश में केंद्र सरकार बनेगी, यानी कि ऐसी सरकार जो पूरे के पूरे देश को चलाएगी, इसमें कहा गया कि इसमें डच भाषा के भी लोगों को रखो, फ्रेंच भाषा के लोगों को भी रखो, है ना, और इनको समान तौर पर रखा जाए, जर्मन भाषा के लोगों को भी रखा जाए, ताकि जब देश में कोई भी कानून बने तो हर भाषा का प्रतिनिधित्व वहां पर होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि बेल्जियम के नेता लोगों ने यह समझदारी भरा आप देखते हैं कि परिणाम दिया। तो देश की सरकार जो पूरे देश को चलाती है, उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि डच भाषा, फ्रेंच भाषा, इन सभी भाषाओं के अंतर्गत जो आने वाले लोग थे उनको शामिल किया जाता है। और उसी के साथ साथ जो राज्य सरकार हैं, आपको दिखता है कि देश में जो हर राज्य है, राज्य के अंदर जो सरकारें हैं, उसके अंतर्गत भी आप लोग देखते हैं कि क्या किया गया, इन सभी भाषाओं के लोगों को स्वीकार किया गया। तो किसी एक भाषा ग्रुप को आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत नहीं शामिल किया गया। तो देश को पूरे तौर पर आगे बढ़ाने के लिए बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया, पूरे देश से संबंधित एक सरकार बनाई जिसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, जैसे हमारे भारत देश में है ना। और इस केंद्र सरकार का काम क्या था भैया जी? इस केंद्र सरकार का काम था कि तुम्हें पूरे देश का विकास करना है। और इसके अंतर्गत क्या सिर्फ एक भाषा को रखा? नहीं, हम देख रहे हैं कि डच भी है इसमें, फ्रेंच भी है इसमें और जर्मन को भी इसमें शामिल किया गया। वहीं हम देखते हैं कि देश में जो हर राज्य था, राज्य का विकास हो, इसी के लिए राज्य सरकार को भी निर्मित किया गया। और राज्य सरकारों का काम क्या था कि भाई
भाई तुम राज्य का विकास करोगे, राज्य को मजबूत करोगे, और इसमें भी हमें दिखता है कि इन दोनों भाषाओं को शामिल किया गया मुख्य तौर पर। अब देश में केंद्र सरकार पूरे देश का विकास करती है, राज्य सरकार राज्य का विकास करती है, तो पूरा देश आगे बढ़ रहा है, राज्य आगे बढ़ रहा है, और उसी के साथ साथ इस देश में तीसरे स्तर की भी सरकार को बनाया गया। तीसरे स्तर की सरकार क्या कहलाई दोस्तों बेल्जियम के अंदर? इसे कहा जाता है सामुदायिक सरकार। क्या कहा जाता है? श्रीलंका में तीसरे स्तर, हमारा जो बेल्जियम था वहां पर तीसरे स्तर की भी सरकार बनाई गई, जिसे सामुदायिक स्तर की सरकार कहा गया। यह कहा गया कि जब देश में भाषा संबंधी कोई कानून बनेगा, कि जब देश में भाषा से रिलेटेड कोई कानून बनाया जाएगा, कोई फैसला लिया जाएगा, तो उस कानून और फैसले को ये हमारी सामुदायिक सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा। और देश की जो सामुदायिक सरकार थी, ये देश में शिक्षा संबंधी, भाषा संबंधी कानूनों को और उससे संबंधित शक्तियों को रखती थी। तो देश को चलाने की जो शक्ति थी वो केंद्र सरकार को दी गई, जो पूरे देश को आगे बढ़ाएगी बेल्जियम में, राज्य सरकारों को दी गई जो राज्यों को आगे बढ़ाएगी और हर भाषा के लोगों को उसमें रखा, और सामुदायिक सरकार भी बनाई गई जो देश में भाषा संबंधी कानूनों को बनाएगी और देश में शिक्षा को करेगी। तो जब देश की पावर को देश में बांटा गया, डच लोग भी रखे, फ्रेंच लोग भी रखे, तो क्या बेल्जियम के अंदर झगड़ा हुआ? क्या बेल्जियम में मारकाट हुई? क्या बेल्जियम में विकास रुका? आप सभी को पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ भाई। बेल्जियम में तो सबका साथ सबका विकास हुआ, और सब आप देखते हैं कि बेल्जियम की समझदारी की बात करते हैं। अब यहां पर इस बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किसी भी देश के अंदर पावर शेयरिंग, यानी कि देश को चलाने की जो पावर है ना दोस्त, उसको देश के अंदर मौजूद जो लोग होते हैं उसके साथ बांटने की जरूरत ही क्यों है? क्यों ना जैसे श्रीलंका में किया गया था, सिंगली लोग ज्यादा थे, उन्होंने अपने पास पावर को रखा, तमिल लोगों को नहीं दिया, तो क्या हुआ था? आप सभी को पता है कि देश के अंदर गृह युद्ध हो गया था। अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या हमें सत्ता की साझेदारी की जरूरत है? आप सभी को पता है कि जी हां, सत्ता की जो साझेदारी है या फिर जो देश को चलाने की पावर है ना, इसको जरूर ही क्या करना चाहिए दोस्तों? बांटना चाहिए। ये क्या करती है? ये आपके देश के अंदर जो अलग अलग आपको दिखता है कि समूह है, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, उनके बीच में जो टकराव होता है उसे कम करता है। जैसे बेल्जियम में हम देख रहे थे कि डच भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे, और शुरुआत में जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे बेल्जियम के, वो पसंद नहीं कर रहे थे फ्रेंच भाषा के लोगों को, क्योंकि फ्रेंच भाषा के लोग अमीर थे। लेकिन जब सबको देश के शासन में शामिल किया गया तो डच लोगों को भी लगा कि नहीं नहीं, हमको इनके साथ ही रहना है। देश को चलाने की पावर जब सबको दी गई तो उनके बीच में आप देखते हैं कि टकराव और झगड़ा कम होता है, और उस देश के अंदर उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जब देश में पावर को बांटा जाता है तो उस देश में आप देखते हैं कि वो देश एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बनता है। तो अगर किसी भी देश को अपने विकास को आगे बढ़ाना है, उस देश को अमीर बनना है, समृद्धशाली बनना है, तो देश को चलाने की पावर सब में बांटनी होगी। देश में चलाने की पावर जब सबको बांटी जाएगी तो देश में जो अलग अलग समूह हैं उनके बीच में टकराव कम होगा, देश लोकतांत्रिक होगा। और ये क्या है दोस्तों? जो सत्ता की साझेदारी है, यही क्या कहलाती है? यही लोकतंत्र की आत्मा आप देखते हैं कि कहलाती है। उसी के साथ सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? कि अगर सत्ता की साझेदारी की जाती है दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि उससे जो समाज होता है उसमें हमें सौहार्द दिखता है ना, वहां पर हमें शांति दिखती है। जैसे बेल्जियम में हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, सबको साथ लेकर आगे बढ़ाया गया। और अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होती तो श्रीलंका जैसा आप देखते हैं कि वहां पर माहौल हो जाता है कि जब जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, अगर वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, देश को चलाने की कोशिश करते हैं और शासन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो फिर बहुसंख्यक लोग खतरा बन जाते हैं, जैसे जो सिंगली लोग श्रीलंका के अंदर बने थे। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि अगर किसी भी देश को अपने आप को आगे बढ़ाना है, समृद्धशाली बनाना है, तो उन्हें बेल्जियम के द्वारा किए गए जो तरीके थे उसको अपनाना होगा। और किसी भी देश के अंदर जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्हें अपने अल्पसंख्यक लोगों को क्या करना होगा? कोई परेशानी नहीं देनी होगी, बल्कि उनको देश को चलाने की जो शक्ति है उसमें क्या करना होगा? साझेदार बनाना होगा। और अगर ऐसा किया जाएगा तभी दोस्तों आप देखते हैं कि कोई भी देश मुख्य तौर पर क्या कर सकता है? अपने आप को आगे बढ़ाने की तौर पर रख सकता है ना। और अगर शक्तियों को बांटा जाता है तो उससे उस देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। और ये जो हमारी सत्ता की साझेदारी है, ये आप देखते हैं कि पूछा जाता है कि क्या है? यही लोकतंत्र की आत्मा है कि किसी भी देश में लोकतंत्र तभी मौजूद है, वहां पर डेमोक्रेसी तभी मौजूद है जब उस देश को चलाने में सबको शामिल किया जाए। अगर भारत में ये कह दिया जाए कि सिर्फ हम ना
हिंदी भाषी लोगों को ही देश को चलाने का मौका देंगे और किसी भाषा के लोगों को नेता नहीं बनने देंगे, क्या ये देश का लोकतंत्र होगा? नहीं। लोकतंत्र में तो सबका साथ सबका विकास होता है, सबको देश को चलाने में शामिल किया जाता है। तो लोकतंत्र की जो आत्मा है वो हमारी सत्ता की साझेदारी ही है। अब दोस्तों कुछ और हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमारी सत्ता की साझेदारी है ये मुख्य तौर पर क्या करती है, इसके करने के दो कारण हैं कि कोई भी देश अपने वहां पर सत्ता की साझेदारी आखिर करता ही क्यों है। सबसे पहला बिंदु है कि ये समझदारी भरा कारण, समझदारी भरा कारण कि भैया अगर आप देश के अंदर जो आपके अलग अलग भाषा समूह हैं, जैसे आप देखते हैं कि बेल्जियम में डच थी, उसी के साथ फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे, उसी के साथ आप देखते हैं कि जर्मन भाषा बोलने वाले थे और ये इस देश के ही थे। अगर इनको देश के शासन में सबको शामिल नहीं किया जाता तो देश में आप देखते हैं कि लड़ाई हो जाती, गृह युद्ध हो जाता। तो ये आप देखते हैं कि समझदारी भरी बात है कि देश के शासन में सबको शामिल करो वरना झगड़ा होगा। दूसरी बात है कि ये एक नैतिक कारण भी है। नैतिक कारण का मतलब कि ये लोग इसी देश के हैं, ये लोग बाहर से नहीं आए हैं, ये इसी देश की भाषा को बोल रहे हैं। तो नैतिकता के आधार पर भी और समझदारी भरे स्वरूप में भी क्या करना चाहिए कि किसी भी देश के अंदर मौजूद जो अलग अलग समूह हैं, चाहे भाषा के आधार पर हो चाहे धर्म के आधार पर हो, उनको देश के शासन में पूरे तौर पर शामिल करना चाहिए और इसी से उस देश के जो लोकतंत्र है वो उसकी आत्मा आप देखते हैं कि बड़े तौर पर मजबूत होगी। अब यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों भारत के अंदर, हमारे प्यारे भारत देश के अंदर क्या हमें लोकतंत्र देखने को मिलता है? हाँ जी, देखने को मिलता है। और ये कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर भी पावर शेयरिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत देश के अंदर सत्ता की साझेदारी होती है, क्या हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही समूह, एक ही भाषा, एक ही धर्म के लोग देश को चला रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। आप सभी को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में हर एक व्यक्ति जो 18 साल से बड़ा है वो क्या करता है, अपने नेता को चुनता है और ये चुने हुए लोग क्या करते हैं, देश में सरकार को चलाते हैं। आपको पता है ना, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। जी हाँ, हमारा देश एक लोकतांत्रिक है। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में जो देश को चलाने वाले लोग हैं वो चुनाव के जरिए चुने जाते हैं और देश के हर 18 साल से बड़ा व्यक्ति उनको चुनता है। और आप सभी को पता है कि जो देश के अंदर ये जो हमारे 18 साल से बड़े व्यक्ति हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने नेता लोगों को चुनते हैं और जितने भी ये नेता लोग हैं ये क्या करते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं और इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सरकार कहते हैं, है ना। आप सभी को पता है कि भारत में चुनाव होते हैं, 18 साल से हर बड़ा व्यक्ति चुनाव में भाग लेता है, वो अपने इलाके के नेता को चुनता है। जीते हुए सभी नेता अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिससे वो देश को चलाएं और उसी को हम लोग सरकार कहते हैं। और ये जो हमारी सरकार है भैया, ये काम क्या करती है, ये सरकार देश को चलाने के नए नए नियम बनाती है और जो पुराने नियम है उनमें संशोधन या फिर बदलाव करती है ना। ये बात तो आपको बिल्कुल पता है, 9th क्लास में आप लोग पढ़कर आए हैं। अब अगर हम लोग देखें दोस्तों कि जो हमारा प्यारा भारत देश है, यहां पर जो शक्ति है, देश को चलाने की जो पावर है वो देश की जनता के पास है ना। जी हां, आप सभी को पता है कि देश को चलाने की पावर देश की जनता के पास है। देश की जनता आप देखती है कि अपने में से ही कुछ लोगों को क्या करती है, अपना नेता चुनती है। जी हां, आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है और जो भी नेता लोग आते हैं वो क्या करते हैं, वो जनता को उचित सम्मान देते हैं, वो जनता को जो किए गए वादे होते हैं उनको पूरा करते हैं ताकि उनको दोबारा अगले साल, अगली बार जब भी इलेक्शन हो तो क्या किया जाए, उनको दोबारा मौका मिले देश को आगे बढ़ाने का। तो आप देखते हैं कि भारत जैसे देश के अंदर देश को चलाने की पावर जनता के मध्य है और जनता अपने में से ही नेता लोगों को चुनती है और ये जो चुने हुए लोग होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, ये देश को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो हमारी सत्ता की साझेदारी है ये हमारे देश के अंदर हमें देखने को मिलती है। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि कोई सिर्फ एक धर्म के लोग देश को चला रहे हैं, सिर्फ एक भाषा के लोग देश को चला रहे हैं, सिर्फ एक जाति के लोग देश को चला रहे हैं। कोई किसी भी जाति का हो, कोई किसी भी भाषा का हो, कोई किसी भी धर्म का हो, कोई किसी भी संस्कृति का हो, कोई किसी भी लिंग का हो, कोई किसी भी क्षेत्र से आता हो, चाहे उत्तर से हो, दक्षिण से, पूरब से हो, पश्चिम से, देश के शासन में, देश की संसद में, राज्यों की विधानसभाओं में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में आप देखते हैं कि हमारे देश के ये नुमाइंदे, हमारे देश के प्रतिनिधि बैठे हैं। अब दोस्तों यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी भारत के अंदर ये जो सत्ता की साझेदारी है ना, ये किस तरीके से है ना। हमने अपने देश के अंदर सत्ता की साझेदारी है ये तो कहा कि हाँ जी हाँ हम सबको शामिल करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं भाई, वो समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब क्या है,
टॉप टू बॉटम आप क्या देखते हैं दोस्तों कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, कि जो देश को चलाने की पावर है ना, देश को चलाने की जो पावर है वो ऊपर से नीचे किस तरीके से बांटी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे देश में सत्ता की साझेदारी करने के 4 तरीके हैं, और इनमें जो सबसे पहला तरीका है उसे हम लोग कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आना, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर अगर आप देखते हैं दोस्तों, ये कहलाती है हमारी केंद्र सरकार, और हमारी केंद्र सरकार का काम क्या है, पूरे देश का विकास करना। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि इससे कम शक्तिशाली होती है राज्य सरकार। राज्य सरकार का काम होता है राज्य का विकास करना। और फिर इनसे जो कम शक्तिशाली होती है वो कहलाती है स्थानीय सरकार, यानी कि हमारी पंचायत, जो पंचायत को आगे बढ़ाएगी, या फिर हमारी नगर पालिका, है ना। तो देश के अंदर जो पावर बांटी गई है, जो शक्ति बांटी गई है, उसका सबसे पहला स्वरूप दिखता है ऊर्ध्वाधर। सबसे ऊपर सबसे पावरफुल केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, और उसके बाद हमारी स्थानीय सरकार। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, है ना। तो देश के अंदर जो पावर बांटी गई है उसके 4 स्वरूप हैं। सबसे पहला है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसमें जो सबसे पावरफुल है उसे टॉप पे रखा गया है, जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकारों को दूसरे नंबर पे, और उसके बाद स्थानीय सरकारों को, जो हमारी नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत होती है। बढ़ेंगे आगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि दोस्तों सत्ता की साझेदारी का जो दूसरा स्वरूप है, इसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण, है ना। क्षैतिज वितरण का मतलब क्या है, समानांतर, है ना, कि यहां पर जो पावर है ये सब में समान तरीके से बटी है। जैसे केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल थी, राज्य सरकार उससे कम पावरफुल थी, उससे कम शक्तिशाली, और स्थानीय सरकार सबसे कम शक्तिशाली। सत्ता की जो शक्तियां हैं या फिर जो देश के अंदर पावर है, इसको समान लेवल पर भी आप देखते हैं कि बांटा गया है। तो जब देश के अंदर शक्तियों को देश के अलग अलग विभागों में समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो जब हम देश के अंदर जो हमारे विभिन्न अंग हैं, देश को चलाने के जो हमारे अलग अलग ऑफिसेस हैं, उनके बीच में हम देखते हैं कि शक्तियों को समान तरीके से बांटते हैं, तो उसको हम लोग सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज स्वरूप कहते हैं। और यहां पर आप देखते हैं कि जो हर एक भाग होगा उसके पास आप देखते हैं कि शक्ति समान होगी, है ना। तो देश के अंदर आप देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी का जो क्षैतिज स्वरूप होता है या फिर क्षैतिज वितरण होता है, कि इसमें जो भी हमारे विभाग होंगे, जो भी अंग होंगे, उनको समान शक्ति दी गई है। इनमें कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। विधायिका, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग संसद भी कहते हैं, और विधायिका का काम क्या होता है, कानूनों को निर्मित करना, कि ये कानून बनाएंगे, कानून बनाना। वहीं हमारी जो कार्यपालिका है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, कानूनों को लागू करना, कि जो संसद ने कानून बना दिए भाई उसको लागू करो। और अगर आप देखते हैं कि जो हमारी न्यायपालिका है, इसका काम क्या होता है कि जो कानून लागू किए जा रहे हैं, अगर कोई उनको नहीं मानता तो उनको दंड देना, या फिर अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय देने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की होती है। और ये तीनों समान है। तो जब देश में हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को देखते हैं, तो ये सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण कहलाता है, जो पूरे तौर पर समान हमें दिखता है। आगे बढ़ते हैं। देश के अंदर हमें दिखता है कि दोस्तों जो हमारी पावर है, देश को चलाने की जो हमारी शक्ति है, वो हमने अपने देश के अंदर मौजूद जो हमारे अलग अलग सामाजिक समूह है ना, उनके अंतर्गत भी बांटी है ना। हम क्या देखते हैं कि देश के अंदर हमारे पास हमारे अलग अलग सामाजिक समूह हैं। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति देखने को मिलती है, और इन समूहों के बीच भी हम देखते हैं कि हमने देश के अंदर क्या किया है, सत्ता को बांटा है। जैसे अगर आप लोग देखें दोस्तों कि हमारे देश के अंदर, हमारे समाज में बहुत से पिछड़े वर्ग के लोग हमें दिख जाते हैं, है ना। आप देखते हैं कि हजारों सालों से बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो भारत के अंतर्गत ही रहते हैं, हमारे भारत के ही भाई हैं, हमारे ही भाई हैं, आपको दिखता है हमारे भारतवासी हैं। इनका काफी सालों तक, हजारों सालों से आप देखते रहे कि इनको शोषित किया गया, इनको ज्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। आप क्या देखते हैं, तो मुख्य तौर पर जैसे आप देखें कि हर एक व्यक्ति, हम सभी लोग तो विकास की धारा में आगे बढ़ गए, लेकिन ये लोग काफी पीछे रह गए। तो इसीलिए आजादी के बाद मुख्य तौर पर क्या किया गया, सबको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या किया गया, इन लोगों को, जो हमारे देश में हमारे पिछड़े वर्ग के लोग रह गए हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हुए, हमारे दलित भाई हुए, उनको आरक्षण दिया जाता है ना। समाज के अंदर जो हमारे कुछ समूह हैं, उनको भी देश में शामिल करने का मौका दिया जाता है कि वो भी देश को चलाने में आए।
है ना। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जो समृद्धशाली लोग हैं वहीं आए। तो जो देश के विकास की धारा में पीछे रह गए उनको क्या किया जाता है, सबके साथ लाने के लिए कहा जाता है कि तुम काफी पीछे रह गए तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमने आपके लिए पहले से ही क्या किया है, जो सीट्स हैं उनको क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया है। तो जो इस समुदाय से आने वाले लोग होते हैं उनको शैक्षिक संस्थानों में, कॉलेजेस में, नौकरियों में आप देखते हैं कि छूट दी जाती है और उनको आप देखते हैं कि सरकारी तंत्र में भी प्रतिनिधित्व मिलता है, कि उनको आप देखते हैं कि सरकारी शासन में भी शामिल किया जाता है ना। तो जैसे आप देखते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग हुए, अन्य पिछड़े जातियों के लोग हुए, अनुसूचित जाति, हमारे जो एससी समुदाय के लोग हुए, हमारे जो आपको दिखता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हुए, उनको सरकारी नौकरी देकर क्या किया जाता है, शासन में शामिल करना या फिर आप देखते हैं कि देश के विकास में योगदान कराने की कोशिश की जाती है। तो अब तक हम 3 तरीके देख चुके हैं देश में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और उसी के साथ जो देश के अंदर हमारे अलग अलग समुदाय होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। जिस बिंदु को यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि देश के अंदर ना हमें दबाव समूह भी दिखते हैं। सर कमर बहुत दर्द हो रही है, दबा दीजिए, अरे लल्ला ये वो नहीं है। तो यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दबाव समूह के बारे में। और ये दबाव समूह क्या होते हैं, देखिए हमारे देश के अंदर जब चुनाव होता है तो देश के अंदर आपको जब चुनाव हो जाता है तो आपको क्या दिखता है दोस्तों कि देश के अंदर चुनाव हो जाने के बाद जो आपको दिखता है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा जिनके साथी जीतते हैं या फिर नेता जीतते हैं वो देश में सरकार को बनाते हैं या फिर देश में सरकार को चलाते हैं या फिर देश में शासन को संभालते हैं। अब मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो हमारी सरकार थी जब वो चुनाव में खड़ी होती है, जो नेता लोग होते हैं ये जनता से बहुत सारे वादे करते हैं कि नहीं करते, जी हाँ। उन वादों को पूरा करना कि भाई जो तुम जीत कर आए हो ना, तुम सत्ता में आए हो, तुम्हें देश की चलाने की पावर दी गई है। अगर आपको दिखता है कि जो नेता लोग जीत जाते हैं और फिर उनको देश को चलाने की पावर दी जाती है ना, आपको दिखता है कि देश को चलाने की पावर दी जाती है और जब इनको देश को चलाने की पावर दी जाती है, अगर ये जो वादे किए गए हैं उनको पूरा नहीं करते तो आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों आपको दिखता है कि जो बहुत से हमारे दबाव समूह होते हैं, है ना, जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे अलग अलग हमारे समूह हुए, छात्रों के जो ग्रुप हुए, वो क्या करते हैं, वो सड़कों पर आते हैं और वो सरकार पर क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि भाई जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा। आपको क्या दिखता है कि मुख्य तौर पर अलग अलग जो समूह होते हैं वो सड़कों पर आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि देश में पिछले कुछ सालों पहले भारत के किसानों से संबंधित एक नियम बनाया जा रहा था और भारत के किसानों को ये बात पसंद नहीं थी कि भाई ये जो नियम बन रहा है ना, किसान नियम, किसान कानून, ये हमें पसंद नहीं है। तो ये लोग सड़कों पर आते हैं और देश की सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, है ना। ये सीधे तौर पर चुनाव में शामिल नहीं होते लेकिन इनके पास भी पावर है एक तरीके से, तो ये अपनी पावर को, अपनी संख्या को दिखाते हैं। जैसे आपको दिखता है कि छात्र संगठन, छात्रों का ग्रुप होता है, मजदूरों का संगठन होता है, किसानों का संगठन होता है। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग मुख्य तौर पर अपनी मांगों को सरकारों के सामने रखते हैं और ये प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप का मतलब कि जो चुनी हुई सरकार है ना, उससे अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी जरूरतों को पूरा कराते हैं। तो देश में सत्ता की साझेदारी कि ये 4 रूप हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपको दिखता है ऊर्ध्वाधर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। क्षैतिज देखने को मिलता है जहां पर पावर सब में समान बटी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देश की तीसरी सत्ता की साझेदारी का रूप है जिसमें हमने अपने सामाजिक समूह से आने वाले लोगों में पावर को बांटा। हमने अपने आदिवासी भाइयों को, दलित भाइयों को देश में शासन में शामिल किया। और चौथा है देश में दबाव समूहों को भी पावर के तौर पर दिया गया है कि देश में ये भी पावर को आपको दिखता है कि शामिल होते हैं देश में। आपको दिखता है कि अपनी बातें मनवाने में ये सरकार पर अपना क्या करते हैं, कब्जा कराते हैं। अब दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको एक एक करके डिस्कस किया है। अब इस चैप्टर से संबंधित जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको एक एक कर समझना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले है कि सत्ता की साझेदारी से आप लोग क्या समझते हैं, ये बताइए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सत्ता, आप देखते हैं कि किसी भी शासन व्यवस्था में, जिस शासन व्यवस्था का मतलब कि कोई भी ऐसा देश को चलाने का तरीका जहां पर देश में मौजूद जो सामाजिक समूह हैं, अलग अलग जो ग्रुप हैं या फिर जो अलग अलग समुदाय हैं, उनको देश में जो पावर है ना वो उनके साथ शेयर की जाए तो उसे ही हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र तभी जिंदा है जब वहां पर पावर शेयरिंग हो रही हो, जब वहां पर देश को चलाने की पावर सबके साथ बांटी जा रही हो।
अगला सवाल है कि भारत में सरकार का चुनाव कैसे होता है। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर हमारे देश में लोग सीधे तौर पर जो 18 साल से बड़े हैं अपने अपने इलाकों से अपने नेता लोगों को चुनते हैं। ये जीते हुए नेता लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसे सरकार कहा जाता है। और हम अगला सवाल है कि सरकार के क्या कार्य होते हैं। भाई सरकार के कार्य होते हैं कि वो देश को चलाने के क्या करती है, नियम बनाती है नए नए, और जो पुराने नियम होते हैं उनमें संशोधन या फिर बदलाव करती है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में ये क्यों कहा जाता है कि सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक लोगों के बीच हो, है ना। ये क्यों कहा जाता है कि अगर हम किसी भी देश में लोकतंत्र को देखते हैं तो वहां पर देश को चलाने की जो पावर है वो सब में ज्यादा से ज्यादा बांटी जाए। क्यों ना सिर्फ एक भाषा, एक धर्म, एक जाति के लोगों को देश को चलाने की पावर दी जाए। हमने अभी समझा है कि अगर जब देश को चलाने की पावर सिर्फ एक समुदाय के पास होगी तो देश में गृहयुद्ध होगा, झगड़ा होगा, तनाव होगा, देश का विकास रुक जाएगा, है ना। तो लोकतंत्र के लिए दोस्तों ये पूरे तौर पर विद्यमान है कि देश के अंदर आपको दिखता है कि जो भी देश में लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं या फिर जो सरकारें हैं वो अगर अपने समाज के अंदर क्या है दोस्तों, विकास लाना चाहते हैं, जनता की उम्मीद को सुनना चाहते हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक, सबको साथ लेकर चलना होगा। तो जब देश के अंदर आप सबको देश के लोकतंत्र में शामिल करते हैं तो देश में विकास होता है, देश में झगड़ा नहीं होता और देश क्या है दोस्तों, एक मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, जैसे हमने बेल्जियम के संदर्भ में होते हुए देखा था। एक एमसीक्यू का सवाल है कि बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृहयुद्ध हुआ। आप सभी को पता है कि बहुसंख्यक के जो लोग जनसंख्या में ज्यादा थे, जो श्रीलंका की बात हो रही है जो 74% थे, और जिन्होंने अपने अल्पसंख्यक लोग यानी कि तमिल लोगों को दबाया, उसी की वजह से उस देश में गृहयुद्ध हुआ। तो वो कौन सा देश था दोस्तों, वो था श्रीलंका। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि बेल्जियम की सीमा किन किन देशों से लगती है। आपको पेपर में पूछा गया सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि जो हमारा बेल्जियम है उसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इन चारों देशों से लगती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन प्रणाली हमें बेल्जियम में देखने को मिलती है। तो बेल्जियम जो देश है दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कि वो किस तरीके का है, वहां पर कितने तरीके की सरकारें हैं। वहां पर पूरे देश को चलाने के लिए एक केंद्र सरकार दिखती है, वहीं पर हर राज्य के विकास के लिए हमें राज्य सरकार दिखती है, और उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि देश में भाषा संबंधी या फिर शिक्षा संबंधी अगर कोई कानून या फिर फैसला लेना होगा तो हमें वहां पर सामुदायिक सरकार भी दिखती है। तो जब किसी देश में दो या फिर आपको दिखता है कि दो से ज्यादा सरकारें होती हैं, वो किस प्रकार का देश कहलाता है, उसको हम लोग संघनात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, है ना। तो बेल्जियम कैसा है दोस्तों, वहां पर सरकारों के दो या दो से ज्यादा स्वरूप हैं, इसीलिए बेल्जियम हमारा संघनात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है। आप सभी को पता है कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम में है। यह सामुदायिक सरकार देश में शिक्षा और भाषा संबंधी कानूनों को बनाती है और फैसले लेती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। श्रीलंका में किस तरीके की शासन व्यवस्था, श्रीलंका में सिर्फ एक प्रकार की केंद्र सरकार को ही रखा गया, सरकार के अलग अलग स्वरूपों को नहीं रखा गया। तो श्रीलंका में हमें सिर्फ एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है दोस्तों। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी की क्या भूमिका है। कि अगर किसी भी देश के अंदर शांति बनी रहे, सब लोग खुशी के साथ रहें, तो इसके लिए ये क्यों जरूरी है कि हम सत्ता की साझेदारी करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आप देश को चलाने की पावर सब लोगों में बांटते हैं तो भाई कोई झगड़ा ही नहीं रहता, है ना। जब झगड़ा नहीं रहेगा तो सब खुशी के साथ रहेंगे, सब देश के विकास में अपना योगदान देंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा। अगला, सत्ता की साझेदारी को करने के दो कारण बताओ कि सत्ता की साझेदारी आखिर हम क्यों करें भाई, ये पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी करने का सबसे पहला कारण है समझदारी बड़ा। कि अगर आप देश को चलाने की जो पावर है या फिर जो शक्ति है उसको सब लोगों में बांटते हो, देश के सभी लोगों में, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, फिर देश के विकास में हर एक समुदाय अपना योगदान देगा, वो आपस में नहीं झगड़ेंगे। तो ये समझदारी भरी बात हुई। उसी के साथ साथ ये नैतिक कारण भी है। नैतिक कारण का मतलब कि ये सभी लोग इसी देश के रहने वाले हैं, इसी समुदाय के लोग, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, ये इसी देश के हैं। तो नैतिकता के आधार पर, है ना, मानवता के आधार पर इनको देश के शासन में शामिल करना चाहिए। तो ये दो कारण हैं जिसके आधार पर आपको दिखता है कि किसी भी देश में सत्ता की साझेदारी हमें अवश्य रूप से होनी चाहिए। अगला सवाल है कि सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, सत्ता की साझेदारी किस किस तरीके से भारत के अंदर जो हमारी सत्ता की साझेदारी है या फिर जो हमने देश को चलाने की पावर है वो किस किस तरीके से बांटी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे आपको दिखता है कि शासन के विभिन्न अंग हैं,
है ना। शासन के विभिन्न अंग दोस्तों आप लोग देखते हैं कि हमने मुख्य तौर पर देखा कि जो हमारी विधायिका हुई, कार्यपालिका हुई, न्यायपालिका हुई, समांतर तौर पर बांटी जाती है। उसी के साथ आपको देखते हैं कि जो हमारी अलग अलग सरकार हुई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, जैसे हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, उसमें भी बढ़ती है। जो अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं उनको आरक्षण देकर सत्ता में शामिल किया जाता है। उसी के साथ दबाव समूह क्या करते हैं दोस्तों, देश के अंदर जो हमारी पावर होती है वो अपने पास रखने की कोशिश करते हैं और सरकार पर अपना प्रेशर बनाते हैं, अपनी बातें पूरी करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि देश में हमारी पावर शेयरिंग या फिर सत्ता की साझेदारी होती है। अगला सवाल है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारी न्यायपालिका है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य मुख्य तौर पर आप सभी को पता है कि क्या होता है। इनका काम होता है कि जो विधायिका है, जो हमारी संसद है क्या, और उसी के साथ जो हमारी कार्यपालिका है, जो कानूनों को लागू कर रही है, इन पर क्या करता है दोस्तों, इन पर नजर रखने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की होती है। और उसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाता है तो उसे न्याय देना, और अगर कोई व्यक्ति कानून को नहीं मानता तो उसे दंड देने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की होती है। अगला सवाल, संसद का मुख्य कार्य क्या है। संसद का मुख्य कार्य है नए कानूनों को बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन या फिर बदलाव करना, है ना। कुछ अलग सवाल हैं दोस्तों कि श्रीलंका एक द्वितीय देश है, द्वितीय नहीं दोस्तों, द्वीपीय देश है ना। श्रीलंका क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के देश तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। हम देखते हैं कि तमिलनाडु से दक्षिण तट पर है ना, तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर हमें दिखता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आप सभी को पता है कि सत्ता की साझेदारी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये टकरावों को, झगड़ों को, मतभेदों को, है ना, पूरे तौर पर आपको दिखता है कि समाप्त करती है या फिर कम करती है। अगला सवाल है कि साल 1970 से साल 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए। कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है कि जब हम लोग किसी देश के अंदर जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में पावर को बांटते हैं, सत्ता को बांटते हैं, तो ये सत्ता का कैसा वितरण कहलाता है दोस्तों, कि जब आप अपने देश के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में आपने पावर को बांटा है, तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण। सब समान होते हैं, इसमें सबको सेम लेवल पर पावर दी जाती है। अगला कि जब आप सरकार को, उसमें जब आपको देश को चलाने की जो पावर है वो केंद्र सरकार, फिर उसके बाद प्रांतीय या फिर राज्य सरकार, या फिर आपको दिखता है कि स्थानीय सरकारों में बांटते हैं, तो ये आपकी कहलाती है ऊर्ध्वाधर वितरण। सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, फिर उसके बाद हमारी राज्य सरकार होती है और उसके बाद हमारी स्थानीय सरकार होती है। तो जब आप देश को चलाने की जो शक्तियां हैं वो ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरीके से बांटते हैं, तो इसको हम लोग सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं। पूछा जा रहा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं, इनमें से प्रत्येक का उदाहरण दें। और उसी के साथ साथ आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के जो निम्न तरीके देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान समय में हमें दिखता है कि अलग अलग तरीके से सत्ता की साझेदारी होती है। जैसे हमें दिखता है कि हमारे देश में हमें दिखता है कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है, इनके बीच में पावर बटी हुई है। जैसे हम लोग सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ऐसी सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण है जहां पर सब समान है। जैसे हम देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका या फिर आपकी न्यायपालिका हुई। उसी के साथ अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच में लोगों को, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो काफी पीछे रह गए, उनको आरक्षण देकर आप देखते हैं कि सत्ता, देश को चलाने की पावर में शामिल किया जाता है। और जो दबाव समूह, ये जो दबाव समूह के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स बनाकर सरकार से अपनी बातें मनवाते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीके की आपको दिखता है कि सत्ता की साझेदारी का एक रूप हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि भारतीय संदर्भ में हिस्सेदारी या फिर जो सत्ता की साझेदारी है आखिर क्यों की जाती है ना। सवाल को घुमा के पूछा है अलग लैंग्वेज में, इसके क्या कारण है। सबसे पहला है युक्तिपरक कारक। युक्तिपरक कारक को ही हम लोग समझदारी भरा कारण कहते हैं, है ना, कि भैया जी जो देश में रहने वाले लोग हैं, अगर वो किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, तो अगर आप उस झगड़े को कम करना है तो उनको सभी को देश में शासन में शामिल कर लो, तो इससे देश में झगड़ा नहीं होगा, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे, देश में शांति रहेगी। और ये नैतिक कारण है, उस देश में लोकतंत्र है, मानवता के आधार पर ये लोग उसी देश के रहने वाले हैं, तो उनको देश को चलाने की पावर जरूर देनी चाहिए। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले, आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों, और अपने जवाब को आपको 50 शब्दों में देना है। तो 3 बच्चे हैं। थम्मन भैया है, थमन कह रहे हैं कि जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वहां सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है।
मथाई कहता है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद हो। ओसेफ कहता है कि भाई हर समाज में सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर को होना चाहिए, पावर को बांटना चाहिए, भले ही वो छोटा देश हो या फिर वहां पर सामाजिक विभाजन हो या ना हो, यानी कि अगर वो समुदाय में बटा हो या ना हो तब भी लोगों में पावर को बांटना चाहिए। तो आप किससे सहमत होंगे? जहां तक देखा जाए जो ओसेफ बच्चा है ना, वो जो बात करता है वो बहुत सटीक बात कर रहा है। उसका कहना है कि देश को चलाने की जो पावर हो, सत्ता की जो साझेदारी हो, ये देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करती है। जी हाँ, सही बात है। और ये जरूरी नहीं कि देश बहुत बड़ा हो या देश बहुत बड़ा होगा तभी देश में सत्ता की साझेदारी होगी। चाहे देश छोटा ही हो, उस देश के अंदर चाहे बहुत कम समुदाय हों, उन सभी समुदायों को देश को चलाने की पावर देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर एक समुदाय ही देश में पावर को रखेगा, देश को चलाने की शक्ति को रखेगा, जो देश के लिए सही नहीं होगा और जो लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या होगा, है ना। लोकतंत्र में तो सबको साथ लेकर चलना होता है। अगला सवाल है कि बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मैनचेस्टर के मेयर ने अपने वहां पर स्कूल में फ्रेंच भाषा बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा ना बोलने वाले लोग, इसे फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि क्या ये फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की मूल भावना से मेल खाता है? ये बताइए। देखिए, आप देखते हैं कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स के जो मेयर थे ना, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि देश में जो फ्रेंच भाषा होगी ना, उस पर क्या कर दिया, हम रोक लगाएंगे, है ना। और उन्होंने उसको सही बताया। क्या आपके हिसाब से ये बेल्जियम की पावर शेयरिंग को सही परिभाषा देता है? ये आपको बताना है। अगर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी है उसमें हम देखते हैं कि डच भाषा और उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि जो डच ना बोलने वाले लोग हों उनको बराबरी की बात की गई है। चाहे आप बेल्जियम में हो, चाहे आप डच भाषा बोलें, फ्रेंच भाषा बोलें, उनको समान बात कही गई है और हर एक समुदाय को एक दूसरे समुदाय के प्रति सम्मान की भावना रखनी है। तो जो स्कूल में फ्रेंच भाषा को बोलने पर रोक लगाई गई थी वो पूरे तौर पर आपको दिखता है गलत है और ये सत्ता की साझेदारी का एक सही प्रमाण नहीं देता है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए उद्घोष को पढ़िए, उद्धरण को पढ़िए और इसमें सत्ता की साझेदारी का जो युक्तिपरक कारण है उसको चुनाव को बताइए। तो एक बहुत बड़ा कथन है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें यहां पर लिखा हुआ है मुख्य तौर पर कि महात्मा गांधी जी का यह कथन है कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथ में सौंपता है जिनके हाथ में इसे होना चाहिए, भ्रष्टाचार को कम करता है, प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय भारत की पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे जो भ्रष्ट लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके काम को खत्म किया जाएगा और इससे देश में पंचायती राज व्यवस्था देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगी। तो क्या यहां पर आपको सत्ता की साझेदारी की बात दिख रही है? ये पूछा जा रहा है। हमें देखते हैं कि जी हां, इसमें सत्ता की साझेदारी की बात होती हुई दिख रही है, क्योंकि पावर को आप देखते हैं कि छोटे से छोटे स्तर पर, पंचायत के स्तर पर भी बांटा जा रहा है। और ये क्या है दोस्तों, एक समझदारी भरा कारण है, एक युक्तिपरक कारण है कि आप देश में टकराव को खत्म करने के लिए पावर को हर एक लेवल पर बांट रहे हैं। चलिए, अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हो उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें, है ना। तो कुछ बातें पक्ष में है सत्ता की और कुछ विपक्ष में, ये आपको बताना है। तो मुख्य तौर पर पूछा जा रहा है कि जो सत्ता की साझेदारी के आपके क्या है कि जो पक्ष वाली बात है, जो सपोर्ट में है सत्ता की साझेदारी की, वो हमें ढूंढनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब किसी देश के अंदर देश को चलाने की पावर को बांटा जाता है, सत्ता को बांटा जाता है, तो इससे टकराव कम होता है। बिल्कुल सही बात है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो पक्षपात का अंदेशा होता है वो कम होता है। पक्षपात का अंदेशा कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, अगर उन्हीं के पास पावर रहेगी तो वो अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब देश को चलाने की पावर सब में बांटी जाएगी तो एक दूसरे के साथ आप देखते हैं कि गड़बड़ी होने की बात, कि किसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसी को नहीं आगे बढ़ाया जा रहा। जो पक्षपात होता है, आपको देखते हैं गलत होता हुआ दिखता है, ये बहुत कम हो जाता है पावर शेयरिंग से। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारी ये पावर शेयरिंग है, ये अलग अलग संस्कृतियों को अपने में समेट लेती है। सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अलग अलग संस्कृतियों का, जातियों का। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी में लोग क्या करते हैं, पूरे तौर पर भागीदार होते हैं और एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। क्या सत्ता की साझेदारी से एकता कमजोर होती है? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, गलत बात है ये तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पूछा जा रहा है कि बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 अलग अलग कथन दिए गए हैं, इनसे आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य तौर पर आपको बताना होगा कि दिए गए बयानों में से कौन सा सही है, वो आपको बताना है। तो ये जो 4 अलग अलग कथन दिए गए हैं, इनमें कथन बी आप देखते हैं कि सरकार की नीतियों ने जो सिंगली भाषी थे उनको ज्यादा पावरफुल बनाया था। हाँ, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ और 1956 में इन्होंने कानून बनाकर सिंगली लोगों ने अपने आप को पावरफुल बनाया था। बिल्कुल सही बात है। उसी के साथ सेंटेंस नंबर सी कि इन्होंने अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की बात की। और श्रीलंका के तमिलों ने क्या किया, श्रीलंका के जो तमिल लोग थे ना, उन्होंने हालांकि ये कहा था कि देश में तमिल भाषा को देश की भाषा बनाओ, मगर देश की शिक्षा में रोजगार में सबको लेके चलो। ये बात तमिल लोगों ने कही थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसी के साथ ऑप्शन डी जो है कि बेल्जियम जो है वहां पर हमें क्या दिखता है दोस्तों, कि बेल्जियम में हमें एकात्मक सरकार की जगह संघीय सरकार दिखती है। जी हाँ, संघीय सरकार है, क्योंकि बेल्जियम में हमें वहां पर केंद्र सरकार भी दिखती है जो पूरे देश को आगे बढ़ाती है, हमें वहां पर राज्य सरकार दिखती है जो हर राज्य का विकास करती है, और सामुदायिक सरकार। तो दिए गए कथन दिएगा जो हमारा कथन है बी, सी और उसी के साथ डी बिल्कुल सही बनता है। और यहां पर दोस्तों हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, आपने पॉलिटिकल साइंस का जो बहुत ही आप देखते हैं कि कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है बच्चों के लिए, उसको समझा। हमने इस चैप्टर से संबंधित हर एक कहानी को बहुत गहराई के साथ समझा। हम आपको बताना चाहेंगे अपने पेपर के अंतर्गत इस चैप्टर से कोई भी चीज आप बाहर आते हुए नहीं देखेंगे। आशा करते हैं कि दोस्तों हमारी ये जो आज की क्लास रही आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही होगी। हम लोग आप सभी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी। उसी के साथ साथ आप लोग उस चैप्टर को भी बताइए जो आप चाहते हैं कि हम अपनी आने वाली क्लास में आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। तो जिस चैप्टर की होगी सबसे ज्यादा डिमांड दोस्तों, वही नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में आप सभी के सामने रखेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में, मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।